We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे ट्रिपल सी के लेक्चर नंबर नहीं है ये, तो हमने आज 11 लेक्चर ख़त्म कर लिए हैं अपने ट्रिपल सी के कोर्स के। और लास्ट लेक्चर जो कि हमारा था लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने चैप्टर 1 जो ट्रिपल सी का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसको पूरी तरह ख़त्म कर लिया था, एक एक पॉइंट ख़त्म कर लिया था। तो आज उसी को देखते हुए आज हमारा जो है ये उस प्लेलिस्ट में नहीं अपलोड हो रही है वीडियो, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चंस एंड आंसर इसकी एक अलग प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ जो हमारी उसकी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, ये हमारी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, ये चलती है। आप इसको अगर एक्सेस नहीं किए हैं तो अभी भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको 1 to all 11 वीडियोस जो पूरे चैप्टर 1 कवर हो चुका है वो हैं, और सारे पूरे ट्रिपल सी के कोर्स की सारी वीडियोस इसी लेक्चर में आने वाली है। सारे कोर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, सारे लगातार लाइन से वीडियोस हर चैप्टर के। और हर एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैं एक प्लेलिस्ट अलग बना रहा हूँ जिसमें मैं ये कर रहा हूँ कि जो वो है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर होगा, मतलब MCQ जो भी उसमें हमारे बुक में जो भी दिया है, बुक में जैसे MCQ दिया हो या फिर आपके ट्रू फॉल्स दिया है, हमारे मोस्टली बुक में MCQ और ट्रू फॉल्स दिया है, तो उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि हमने जितना पढ़ा उसके आधार पे हम उसके आंसर्स फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई पॉइंट छूटा है कि नहीं। अगर कोई पॉइंट छूटा है तो मैं उसके लिए सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो वही सब चीज़ हम इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर का लेक्चर नंबर 1, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 1 का। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर पढ़ने में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने स्क्रीन का जो क्वालिटी है यूट्यूब वीडियो का आप जो देख रहे हो क्वालिटी, उसको इंक्रीज़ कर लो, क्योंकि ये जो है मैंने भी फ़ोटोज़ क्लिक करके यहाँ पे ऐड की है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप लोग को इमेज की क्वालिटी पे डिपेंडेंट है ये चीज़ हर चीज़। तो आप इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी क्वालिटी 480 पे देखें। 480 आपके लिए सफिशिएंट है, आपका नेट भी ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा नॉर्मल से, लेकिन तब भी चल जाएगा। वरना मैं इसकी भी एक स्लाइड्स बना देता, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और मुझे नहीं लगता कि उसको स्लाइड बना के देना चाहिए, क्योंकि उतने स्लाइड पे रहेंगे तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उसी की पिक लगा दी है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड आउटपुट एंड टू। इसमें मतलब जैसे कि हमने इसमें तो आंसर टिक है यार, क्या बताऊँ, तो कोई बात नहीं, आंसर टिक है, उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो क्या क्या करता है। कंप्यूटर सिस्टम हमारा इनपुट एक्सेप्ट करता है, मतलब जो हम इनपुट उसको देते हैं वो सुनता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, मतलब उसमें जो भी हम उसको कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस हिसाब से उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें वो आउटपुट दिखाता है। आउटपुट हमारे स्क्रीन पे दिखता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि हम आउटपुट तो देख लेते हैं, लेकिन वो उस समय देखते हैं ना, फिर हमें अगर कभी बाद में देखना है तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को स्टोर करेंगे। तो वही है एंड टू स्टोर डेटा, उसका फंक्शन एक हमारे डेटा को स्टोर करना भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ कंप्यूटर गिवन टू अ that is a command पढ़ने में दिक्कत होगी, that is a command given to a computer in the computer language by the user। मतलब कि जो हम अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में जो हम उसको कमांड देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ हमने लेक्चर में ख्याल से 1 से लेके 2 या 3 लेक्चर में इसको, लेक्चर नंबर 2 या 3 में इस टॉपिक का जिक्र हुआ था, आप देख सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो हम जो भी कमांड अपने कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इसमें यही है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैंने ये टॉपिक पे आंसर जानबूझ के टिक नहीं किया है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो जनरेशन वाले टॉपिक थे ये आप रटने वाले टॉपिक है, आपके किताब में भी है और इसका मैं नोट्स भी अपलोड किया था, आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर मुझे लगता है आप लोग को नहीं समझ में आया होगा वो टॉपिक, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे टिक नहीं किया है। तो मैं एक इन क्वेश्चंस के लिए और उस टॉपिक के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक अलग वीडियो बना के लाऊंगा, मुझे कुछ लोग बोले भी कि उस टॉपिक पे एक वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको पूरे कंप्यूटर के जनरेशन को समझाया जाएगा, जो हमारे चैप्टर 1 से थोड़ा सा टच करता हुआ करेगा, उसमें और ज़्यादा डिटेल्स भी रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं हम, क्या होगा। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ कवर्ड बाय द पीरियड 1964 से 1971। इसका आंसर शायद थर्ड है, इसका थर्ड जनरेशन। हाँ सही है, विच जनरेशन पूछ रहे हैं, थर्ड जनरेशन था। जो कंप्यूटर हमारा 1964 से 71 तक चलता था वो कंप्यूटर था हमारा थर्ड जनरेशन का। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। आप अपना अगर नोट कर रहे हो तो आप वहाँ टिक कर लो। फिर इन थर्ड जनरेशन डैश वर यूज्ड, मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, तो उसमें होता था इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़। मैंने इसको पढ़ा है, समझा है, इसलिए मुझे पता है, आप भी समझ जाओगे। तो इसका आंसर है बी, इंटीग्रेटेड सर्किट।
फिर अगला है स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेजर्ड इन, मतलब जो थर्ड जनरेशन में हमारे कंप्यूटर थे उसकी स्पीड को हम कैसे किस में मेज़र करते थे, उनको हम करते थे नैनो सेकेंड्स में, जो कि आंसर नंबर सी है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत छोटा लिखा है लेकिन तब भी मेरे ख्याल से विजिबल है नॉर्मल। फिर अगला क्वेश्चन है पीसीज आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, मतलब जो हमारा पीसी है वो फोर्थ जनरेशन कंसीडर किया जाता है तो सबको पता है, लेकिन क्या कंटेन करता है वो, तो वो कंटेन करता है माइक्रो प्रोसेसर। ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी पढ़ने वाली चीज़ थी, मतलब इसको समझाना इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको एक तरह से याद करना ही पड़ेगा ये सब टॉपिक ऐसे, इसलिए इसको समझाया नहीं गया। मैंने ऐसे टॉपिक कवर किए हैं जिनको समझाना ज़रूरी था। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल कुछ ज़्यादा ही चला है वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है, तो वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है। जो हमारा पीसी था वो फोर्थ जनरेशन में आया था और आर्टिफिशियल उससे थोड़ा एडवांस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आया है। फिर लैपटॉप्स क्या होते हैं, पहला क्या लिखा है, कंप्यूटर यूज इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज, गलत है ये। पोर्टेबल लाइट वेटेड एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफकेसेस, सही है क्योंकि वो उसका जो वेट होता है मतलब वजन वो हल्का होता है और वो आसानी से हम एक ब्रीफकेस या फिर बैग कह लीजिए उसमें हम उसको रख सकते हैं। तो लैपटॉप आर द पोर्टेबल लाइट वेटेड एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफकेस, इसका आंसर है आंसर नंबर बी। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी अब टॉपिक खींचूंगा क्योंकि आपने सब समझा हुआ है, सब पढ़ा है। मैं बस क्वेश्चन रीड करूँगा और उसके आंसर बताऊँगा आपको। एक तरह से जो होता नहीं है कि लोग कहते हैं कि आप अगर कोई चीज़ किताब खोल के बैठो पढ़ने तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वही चीज़ आप सुन रहे हो, आपके सामने वो चल रहा हो, डिजिटल चल रहा हो, आपको कोई बता रहा हो तो आपको वो जल्दी याद होता है। तो उसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, उसको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हुए उनके आंसर समझाऊंगा। आपने सब टॉपिक पढ़े इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो इसमें अगला है एक मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, हाँ, अ डैश ज़्यादा हो गया, हाँ, अ डैश इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। मैंने ये बताया था कि ये महंगा एक कंप्यूटर होता है जो कि हमारे साइंटिफिक वर्क और बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, वो हमारा था सुपर कंप्यूटर। ये भी हम पढ़े हैं लेक्चर 4 या 5 के आसपास, आप याद देख लीजिएगा पीछे जाके। फिर अगला है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, हम एनालॉग कंप्यूटर किसके सप्लाई वर्क करते हैं, आपको मैंने बताया था कि हमारे कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस के सप्लाई पे ये वर्क करता है, वही इसका आंसर है, आंसर नंबर ए। फिर अगला सिस्मोग्राफ इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, सिस्मोग्राफ आपको मैंने एक चीज़ बताया था, सिस्मोग्राफ हमारा एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है, तो इसका भी आंसर है आंसर नंबर ए। फिर द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी सीन इन, हमारे मतलब कंप्यूटर का प्रेजेंस मतलब कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन है एजुकेशन, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है मल्टीमीडिया, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो हम एजुकेशन में भी देखते हैं, स्कूलों में भी यूज़ होता है, बैंकिंग में भी देखते हैं, बैंक के काम में यूज़ होता है, मल्टीमीडिया मतलब पिक्चर देखना, वीडियो ऑडियो, इन सब में भी यूज़ होता है हमारे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑल ऑफ दीज। फिर अपना है 13 पॉइंटिंग डिवाइसेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है और कौन सा नहीं है। माउस मैंने बताया था वो भी एक लोकेशन देता है, वो भी है। टच स्क्रीन वो भी एक स्क्रीन पे लोकेशन देता है, वो भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो है वो भी स्क्रीन पे लोकेशन देता है, वो भी है। लेकिन कीबोर्ड ये हमारी स्क्रीन पे लोकेशन नहीं देता, ये हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को पॉइंट नहीं करता है, इसलिए ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला जॉयस्टिक इज़ अ प्राइमरली यूज टू, जॉयस्टिक हम किस लिए यूज़ करते हैं उसको मोस्टली, तो उसको हमने बताया था कि उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए, गेमिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला है हमारा 15 डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक्स एंड फॉर मेनू सेलेक्शन, मतलब हम एक तरह से ग्राफिक बनाना, ड्राइंग बनाना, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर एकदम जैसे कॉपी पेन पर ड्राइंग बनती है वैसे आपको डिजिटल ड्राइंग बनानी है तो आप क्या यूज़ करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते थे लाइट पेन, इसका आंसर है डी। फिर अ डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज़ एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेज इज़ कॉल्ड, मतलब ये कि कोई ऐसा डिवाइस, वो डिवाइस जो हमारे पास कॉपी या कोई भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, उसको हूबहू कॉपी कर ले, उसको एक फ़ोटो खींच ले अपने दिमाग में इस तरह का मान लो और उसको हमारे लिए फिर हमें उसको डेटा दे दे, मतलब जो उसने रिकॉर्ड किया है, फ़ोटो खींचा है, स्कैन किया है, वो हमें दे दे। तो ये डिवाइस था हमारा स्कैनर, ये स्कैनर के अलावा और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। स्कैनर रिकॉर्ड करेगा और प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा, तो अभी यहाँ से जो कॉपी बनाता है वो हमारा स्कैनर। फिर इन एब्रीविएशन MICR स्टैंड फॉर, अब मैंने ये जो MICR का फुल फॉर्म भी बताया था, आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, तो उसमें जो C था वो हमारे डिपेंड कर रहा था कैरेक्टर से, मतलब इंडिकेट कर रहा था हमारे कैरेक्टर वर्ड को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं अगले स्लाइड की और अगला हमारा है 18, ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर है लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने लेक्चर पढ़ा है, मैं बोलूँगा तो आप खुद समझ जाओगे अगर कोई टॉपिक नहीं दिख रहा है तो।
अब बार कोड रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब बार कोड रीडर किस चीज़ का एग्जाम्पल था? बार कोड क्या कर रहा था आप बताओ? जो हमारे एक बार कोड जो किसी खरीदने वाले सामान जिसको हम खरीदें उस चीज़ पे या किसी भी चीज़ पे बार कोड लगा था, उसको स्कैन कर रहा था और स्कैन करके उसके डेटा हमारे कंप्यूटर में दे रहा था, मतलब कुछ कंप्यूटर के अंदर भेज रहा था, मतलब वो एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनपुट डिवाइस। फिर है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा क्या करता है? हमारे जैसे कुछ भी हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करके हमारे कंप्यूटर में वो डेटा भेजता है, वो भी कंप्यूटर के अंदर भेजता है डेटा, तो वो भी हमारा एक तरह से इनपुट डिवाइस हो जाएगा। फिर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है? आउटपुट डिवाइस का काम होता है यूज़र को आउटपुट देना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू गिव आउटपुट टू द यूज़र। फिर है द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, मतलब आउटपुट डिवाइस क्या क्या पॉसिबल करता है हमारे लिए पॉसिबल करता है हमारे डेटा को हम देख सकें और उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारा प्रिंटर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू और प्रिंट डेटा, जो कि आंसर नंबर ए है। फिर अगला है विच टाइप ऑफ प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक, मतलब किस टाइप का प्रिंटर ज़्यादा हाई क्वालिटी ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता। ये चीज़ का मैंने प्रिंटर के आपको टाइप बताया था, ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, डिटेल में नहीं मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए आप हो सकता हो ये क्वेश्चन का आंसर ना है, तो इसका आप आंसर जान लीजिए। चेन प्रिंटर है जो कि ज़्यादा हाई ग्राफिक नहीं प्रिंट कर सकता हाई क्वालिटी में। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रिंटर के सारे टाइप समझाए जाएंगे अच्छे से, तो उस वीडियो का भी आपको इंतज़ार करना होगा, 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट, मतलब इसमें से कौन सा प्रिंटर हाई क्वालिटी आउटपुट प्रिंट करता है। मैंने आपको बताया था प्रिंटर के टाइप में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में, कि और नॉन इम्पैक्ट वाला जो प्रिंटर होता है वो हाई ग्राफिक प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला है रिजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, मतलब हम एक प्रिंटर का लेज़र प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है एक तरह से क्वालिटी किस में मेज़र करते हैं, तो आपको मैंने बताया था डॉट पर इंच में इसको मेज़र किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, DPI, जिसका फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। फिर अपना है 25वां विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड ना, कीबोर्ड से हम अपने डेटा देते हैं, इनपुट हो गया। फिर ट्रैक बॉल ना, ट्रैक बॉल से भी हम एक लोकेशन मार्क करते हैं, एक इनपुट डिवाइस हो गया ये भी। फिर बायोमेट्रिक सेंसर ना, इससे भी हम अपने डेटा देते हैं, अपने थंब का इंप्रेशन, ये भी इनपुट डिवाइस है। बचा क्या? प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं बड़े बड़े, उनके मैप डिज़ाइन करना, इन सबका काम होता है प्लॉटर का, तो वो हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, वो हमारे लिए कुछ ड्रॉ करता है, हमें कुछ देता है बना के। फिर अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, इसमें से कौन सा CPU का पार्ट है और कौन सा नहीं। ALU का आप लोग को फुल फॉर्म बताया था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके बाद एक हमारा था CU यानी कंट्रोल यूनिट, तो ये दोनों हमने बताया था कि ये कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, इसलिए ये दोनों होंगे। लेकिन इसमें डी ऑप्शन लिखा है डिस्क्राइब, आप कहोगे ये भी तो कंप्यूटर के अंदर होता है, CPU के अंदर होता है, लेकिन भाई इसने पूछा है उसके पार्ट होते हैं, ये उसके अंदर फिट होता है, एक अलग तरह से उसमें लगाया जाता है, लेकिन ये CPU का पार्ट नहीं होता, ये तो एक स्टोरेज मेमोरी का टाइप हो गया ना, मेमोरी, इस कंप्यूटर मेमोरी वाला पार्ट है ये, तो इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड यानी बोथ A एंड B, ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। फिर अगला है अर्थमेटिक ऑपरेशन इन ALU परफॉर्म, मतलब ALU क्या क्या करता है। ALU क्या क्या करता था ये आपको मैंने बता दिया था अच्छे से, कि ALU जो है हमारा, वो फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी पीछे हो गई थी, मैं कॉल कट करने चला गया था। हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट की बता दूं कि ALU का मैंने बताया था कि वो हमारे सारे टाइप के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब होते हैं उनको करने के लिए बनाया गया होता है, वो काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों, यानी लास्ट में ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, तो आप शांति से उस पर टिक कर दीजिए, मैंने टिक कर दिया है। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको से आप लॉजिकल बोल लो, अर्थमेटिकल बोल लो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सेंस एक ही निकल रहा है। अगर आप अर्थमेटिकल करना तब लॉजिकल भी कर देना, लेकिन अर्थमेटिक रखना तो लॉजिक रखना, ये चीज़ मैच कराना आप। हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड, मतलब इनका एक स्पेशल लोकेशन होता था, मैंने इस बारे में बताया था कि ये रजिस्टर्स पे काम करते थे, इसका एक लोकेशन होता था रेजिस्टेंस, हमारे CPU में रेजिस्टेंस मत समझ लीजिएगा, मैंने शायद बोल दिया बीच में। रजिस्टर्स की एक डायरेक्टरी होती थी, उसमें ये इसके काम होते थे, उसमें ये लोकेशन इनका होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रजिस्टर। फिर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, हमने ये चीज़ अच्छे से बताया था कि जो हमारा HDD था, हार्ड डिस्क था, और आपके वो थे हार्ड डिस्क के बाद एक और आपका था, उसका मैं भी शायद नाम भूल गया, नहीं हार्ड डिस्क था सिर्फ, हार्ड डिस्क जो था, और एक मैग्नेटिक टेप, हाँ मैग्नेटिक टेप था। ये हमारे जो डिवाइसेस थे ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थे। तो इसमें से एग्जांपल में आप ऑप्शंस में आपको हार्ड डिस्क दिया है, ऑडियो टेप दिया है, कॉम्पैक्ट डिस्क दिया है, ऑल ऑफ दिस दिया है। तो ऑडियो टेप जो थे ये नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये भी नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क आपका ऑप्टिकल था, तो इसलिए बचा क्या हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क हमारा हो गया मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड
सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली। मैंने ये चीज़ अच्छे से बताया था कि जो हमारा मैग्नेटिक टेप था वो हमारे डेटा को सीक्वेंस में रीड करता था। मतलब पहले अगर हमारे पास 5 डेटा है तो पहले 1 को रीड करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। तो उसी से ये पता चलता है कि जो हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली वाला जो डिवाइस है वो हमारा मैग्नेटिक टेप है, स्टोरेज है, मतलब डिवाइस नहीं स्टोरेज है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है विच वन इज़ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैंने ये चीज़ बताया था कि CD रोम हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में रैम है, बोथ है, NB है, ये हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस भी हो नहीं सकता, यानी CD रोम हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और ये चीज़ हम पढ़े भी हैं, इसके बारे में पूरा पढ़े हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है, ऑप्टिकल टाइप का होता है इसका सीन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट, मतलब सबसे छोटा मेमोरी मेजरमेंट क्या है। लेकिन हमने आप कहोगे भाई यहाँ बिट कहाँ से आ गया, बिट आंसर क्यों है, तो मैंने आपको सिर्फ मेगाबाइट और बाइट बताया था। लेकिन बिट जो होता है ना ये सबसे छोटा माना जाता है। जो एक निबल है ये भी एक यूनिट है मेमोरी मेजरमेंट की, ये बाइट के नीचे निबल आता है, उसके बाद बिट आता है, तो बिट सबसे छोटा होता है। आप ये वर्ड याद रखिएगा, बिट जो होता है सबसे छोटा मेजरमेंट यूनिट है मेमोरी की, तो इसका आंसर हो जाएगा बिट। और मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको सारे मेजरमेंट यूनिट, मेमोरी के मेजरमेंट यूनिट, डिजिटल मेजरमेंट यूनिट, इन सब बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। वो वीडियो के लिए भी आप इंतजार करिए, वो भी आपका इसमें भी काम आ जाएगा, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तब भी काम आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, ये चीज़ मैंने बताया था 1024 KB होता है। 1 MB में मेगाबाइट मतलब M और B बाइट का B, तो 1 MB में 1024 KB होता है, ये तो नॉर्मल सबको पता भी होता है। फिर व्हाट इज द नेम गिवन टू इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया टुगेदर, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों और जो हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया मतलब पेन ड्राइव, मेमोरी मान लो, जितने भी कंप्यूटर मेमोरी होती है, इन सब चीज़ को एक साथ क्या नाम आप देते हो, मतलब एक वर्ड में अगर उनको डिफाइन करना हो तो आप क्या वर्ड बोलोगे, तो उसका आंसर है पेरिफेरल्स। ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा, इसीलिए ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो क्वेश्चन आंसर की ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन लेक्चर में नहीं है, बाई चांस किसी भी कारण से एक वर्ड अगर मिस हुआ है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो पेरिफेरल्स ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा, ये एक वर्ड में सारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल मीडिया इन सबको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर, अगले क्वेश्चन यहाँ अलग स्लाइड पे आप लोग देखिए, इस साइड राइट साइड में यहाँ पढ़ रहा हूँ। द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर मतलब इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट ये एग्जांपल है एक सॉफ्टवेयर का, ये पार्ट नहीं है। फिर ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन ये भी एग्जांपल है। फिर विंडोज़ एंड मैक ओएस ये भी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर है सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ये हमारे सॉफ्टवेयर का टाइप है, यानी सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप है हमारे सॉफ्टवेयर का, तो ये होगा इसका आंसर डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, कंपाइलर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा एक तरह से कह सकते हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आता है, उस कैटेगरी में आता है। फिर अगला हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जी हाँ, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। फिर 38 ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब हम असेंबली लैंग्वेज में जिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज को मैकेनिकल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा है लेक्चर में, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेक्चर नंबर 10 या फिर 9 इसी में से किसी एक में पढ़ा है। तो इसका आंसर था हमारा असेंबलर, आपको याद होना चाहिए, मैं फिर से नहीं बताऊँगा, आप लेक्चर जाके देख लो। फिर हमारा है 39 जो है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन पर्सनल बिजनेस और साइंटिफिक प्रोसेसिंग टास्क, मतलब कि हमारे अगर कोई पर्सनल काम हो वो, या बिजनेस का काम हो वो, या साइंटिफिक कोई काम हो, या कोई भी डेटा का प्रोसेस करना हो, टास्क प्रोसेस करना हो, तो उसके लिए हम किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या और जो हमारे सिस्टम को जिन प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उन कैटेगरीज को ज़्यादा रखता है। फिर एप्लीकेशन में हमारे सब कुछ आ जाता है, जितने भी टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं सब आ जाते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है, तो ये इसी कैटेगरी में आएगा ये भी, क्योंकि GUI भी नहीं होता और कंपाइलर भी नहीं होता है वो। फिर अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा आपसे कहता है या कहा गया, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का है। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक यूज और एप्लीकेशंस दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब ये कि ये जिस भी चीज़ के बारे में बता रहा है ये हमारे कई सारे इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का सेट है, यानी कॉम्बिनेशन है, एक कलेक्शन है
जो किसी एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए हमारे लिए बनाया जाता है या फिर कई यूज़ के लिए बनाया जाता है, जो हमें यूज़र को मतलब हमें कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने में, मतलब उससे अपनी बात कहने में या उससे डेटा लेने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी हमने डिस्कस किया था। आप अगर नहीं पढ़े तो आप जाके पिछले लेक्चर्स देखें, जो हमारी ट्रिपल सी की लेक्चर वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लेक्चर्स देखें शुरू से, पूरा आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद होगा। फिर हमारा है 41 है यूटिलिटीज़ प्रोग्राम इंक्लूड, मतलब जो यूटिलिटीज़ प्रोग्राम थे इनके बारे में भी पूरा एक लेक्चर था, आप पढ़ सकते हैं जाके। वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, जी हाँ। एंटीवायरस होते हैं उसमें। बैकअप सॉफ्टवेयर, जी हाँ। डिस्क फ्रैगमेंटर, ये भी होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी ऑल ऑफ दीज। फिर हमारा है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ इट्स सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। ये चीज़ अभी हमने रिसेंट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में ही ख़त्म किया है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से और उसका सोर्स कोड भी हमें मिल जाता है। तो वो हमारा था OSS, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोला क्योंकि आपको रिमाइंड हो जाए, मैंने उसमें बोला था कहीं भी OSS का नाम हो तो आप सीधे बोल दो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका आंसर है। फिर अगला एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर, इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल है? लिनक्स ये भी था, यूनिक्स ये भी था, MySQL ये भी था। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। आप पढ़े होंगे अगर लेक्चर तो आप तुरंत कर लोगे ये भी। दिस सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइटेड एंड बियर्स द लिमिट से अगेंस्ट यूज, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया अभी लेक्चर नंबर 11 में ही। OSS के बाद जस्ट किया था, मैंने बताया था OSS का उल्टा था, तो इसका नाम था प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप जाके पढ़ो, आप अगर पढ़े हो तो आपको याद होना चाहिए। डैश इज अ डिवाइस दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन एडिशन यूजली हैज स्मॉल डायमेंशंस। मैंने ये भी बताया था आपको, IT गैजेट्स नाम से एक टॉपिक था उसमें, कि जो हमारे गैजेट्स होते हैं ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है और ये हमारे कई सारे फंक्शन करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैजेट बी। फिर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज /R IT गैजेट, इसमें से कौन सा IT गैजेट है? कीबोर्ड नहीं है क्योंकि ये मतलब छोटा नहीं होता और ये कई सारे फंक्शंस नहीं करता है। रिस्ट वॉच ये भी नहीं है, हमारे नॉर्मल टाइम से दिखाता है। जॉयस्टिक ये भी नहीं है। बचा क्या? स्मार्ट वॉच, ये है। स्मार्ट वॉच हमने पढ़ा भी था, आप जाके लेक्चर देखो अगर आप भूले हो तो। अगर लेक्चर देखे हो तो आप भूलोगे ही नहीं, आप कहोगे ही नहीं कि ये क्या होता है, आपके माइंड में नहीं आएगा ये चीज़। जाके पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करिए, पूरी डिजिटल क्लास चल रही है, फ्री में चल रही है। चलिए वो तो बात की बात है, आप क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। स्मार्ट बैंड इज ऑल्सो नोन एज, स्मार्ट बैंड को और क्या क्या कहते हैं? ये चीज़ मैंने बताया था, आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। स्मार्ट ब्रासलेट्स, जी हाँ उसको कहते हैं। कनेक्टेड ब्रासलेट, जी हाँ ये भी कहते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन से कनेक्ट भी होता है। और इसमें सी आंसर है बोथ A एंड B। तो शांति से आप इस पर लगा सकते हैं क्योंकि पहला भी आपने चेक किया उसको भी कहते हैं, B चेक किया उसको भी कहते हैं, और यहाँ पे ये ऑप्शन भी मिल रहा है दोनों का, तो आप लगा दें। फिर D भी देख लेते हैं। स्मार्ट वॉच ना, स्मार्ट वॉच नहीं है क्योंकि स्मार्ट वॉच हमारे स्मार्ट बैंड से अलग होता है, वो हमारे फ़ोन के सिस्टम को शो करता है और ये सिर्फ हमारे हेल्थ या इस सब टाइप की चीज़ के लिए है। फिर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द wearable computing device which comes with a head mounted display in the form of eyeglasses। मतलब ये कि इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो एक ऐसे डिस्प्ले के साथ आता है जो हमारे चश्मे के स्क्रीन पे हमारे डेटा को शो कर सकता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि गूगल ग्लास नाम का एक डिवाइस है, उससे हम करते हैं। तो इसका आंसर है A। फिर दिस IT गैजेट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड इवन इन इन्वेस्टिगेशन। मैंने ये भी बताया था कि आप कहीं मीटिंग में गए, आपको कुछ रिकॉर्ड करना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो आप स्पाई पेन का यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर है D, स्पाई पेन। मतलब ये पेन में ये कैमरा होता है। आप पढ़े हो, मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप पढ़े हो, मैंने लेक्चर नंबर 11 में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर भीम ऐप इज यूज टू मेक सिंपल ईजी एंड क्विक पेमेंट्स ट्रांजेक्शन यूजिंग, किसके द्वारा करता था? UPI। ये भी हमने पढ़ा था, आप जाके पढ़ लो अगर नहीं पढ़े हो तो। फिर हमारा ऐप लॉन्च बाय IRCTC वॉज नोन एज, IRCTC का जो ऐप निकला था IRCTC का रेलवे का, उसका नाम क्या था? IRCTC कनेक्ट। मैंने ये भी आपको बताया लेक्चर नंबर 11 में, आप जाके देखो। पेटीएम इज इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट एंड कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय, ये मैंने शायद नाम नहीं लिया था उसमें, आप यहाँ जान लो कि विजय शेखर शर्मा एक थे, इन्होंने पेटीएम का ये फाउंडर है, पेटीएम के फाउंड किया था इन्होंने, उसको पब्लिश किया था, बनाया था। तो इसका आंसर है विजय शेखर शर्मा। आप इसको याद कर लेना, आ जाएगा एग्जाम में क्योंकि हमारे बुक में भी दिया है ये क्वेश्चन। दिस मोबाइल ऐप रिड्यूस द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स। कौन सा हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो हमारे सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट को सेफ रखता था और उसमें से जो फेक होते थे उनको मतलब छाट देता था, बस सिक्योरिटी देता था एक तरह से हमारे डॉक्यूमेंट्स को। तो ये भी हमने पढ़ा था। डिजी लॉकर ऐप, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। तो इसका आंसर है B। आपने नहीं पढ़ा तो लेक्चर नंबर 11 देखो, मैं हर क्वेश्चन के बाद बोल रहा हूँ जो जिस लेक्चर से इंडिकेट कर रहा है, मतलब डिपेंड है जिस लेक्चर से रिलेट कर रहा है।
54 RTI इंडिया हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डैश फोन। कॉमन सी बात है यार, हमने बताया था एंड्रॉइड के लिए सारे एप्लीकेशन बने, तो इसका आंसर है ए एंड्रॉइड। फिर चलते हैं अगला लेक्चर अगले स्लाइड की ओर, जो कि हमारा ट्रू फॉल्स है। इसमें आप फटाफट इसको भी कर लेते हैं, बहुत आसान होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, हाँ या ना में जवाब देना है। इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर बाय कंप्यूटर लैंग्वेज इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। ये हमने MCQ में भी देखा था, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वही कमांड होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं। कोई भी यूजर देता है, हम देते हैं, कोई भी देते हैं। इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। यार मेरा पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी उल्टा सीधा पढ़ देना, वो आप लोग ध्यान मत दो, आप स्लाइड देखो। इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, मैंने ये चीज़ बताया था, इन्फॉर्मेशन कई सारे इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं, तो इसलिए ये हाँ मैंने बताया था ये सेट नहीं होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। इन्फॉर्मेशन सेट नहीं होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो कई सारे इंस्ट्रक्शन के सेट होते हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना होता है, तो इस वजह से ये फॉल्स होगा। फिर इसको मैंने 3 लास्ट के क्वेश्चन गोले यहाँ बीच में इसलिए गोले किए हैं क्योंकि ये टॉपिक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं अभी बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि इसको मैं या फिर बता देता हूँ, वरना आपको मुझे ही नहीं पता है, मैं आ गया हूँ मुझे पता है, मैंने पढ़ा है पूरा। तो इसका पहला हमारा है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड नॉट डू मल्टीपल टास्किंग। तो इसका आंसर है सही, क्योंकि जो हमारे पहले ज़माने के कंप्यूटर था, पहला जनरेशन, वो कई सारे टास्क करने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर NCR 304 IBM 1401 आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये जो है एकदम ट्रू है, क्योंकि ये है एग्जाम्पल उसके। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज वैक्यूम ट्यूब। इसका फॉल्स है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन का एग्जाम्पल वैक्यूम ट्यूब नहीं था, कैरेक्टरिस्टिक भी वैक्यूम ट्यूब नहीं था। फिर अगला, अ स्कैनर, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। गलत है, आउटपुट डिवाइस है नहीं, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं। फिर OCR इज अ डिवाइस दैट स्कैन रिटन और टाइप्ड टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। मैंने नीचे बताया था, OCR एक डिवाइस होता है जो हमारे कॉपी का सेंटेंस वाइज टाइप कर देता है बिना हमारे टाइप के कंप्यूटर में, तो इसका आंसर है ट्रू। माइक कन्वर्ट द रिसीव्ड साउंड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट। जी हाँ, ये हमारे आवाज़ को कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कंप्यूटर रीड करता है उसको ट्रू हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस स्टोर इंस्ट्रक्शन और डेटा दैट कंप्यूटर प्रोसेस। जी ये एकदम गलत है, आउटपुट डिवाइस सिर्फ हमें शो करता है, हमारे स्टोर नहीं करता, वो हमारे मेमोरी स्टोर करता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रेजोल्यूशन। ये भी सही है, मैंने बताया था जितने पिक्सल 1 इंच में होंगे वो उसका रेजोल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा होगा पिक्सल उतना अच्छा उसका क्वालिटी होगा, रेजोल्यूशन अच्छा होगा। फिर इन अ CRT यानी कैथोड रे ट्यूब an electron gun is used which fires electron at a group of phosphorus dots containing the inside of the screen। मतलब बताया था मैंने ये चीज़ भी, CRT जो एक डिस्प्ले टाइप है, मॉनिटर का टाइप है, कि एक उसमें गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन हमारे स्क्रीन पे फेंके जाते हैं, मतलब गन से छोड़े जाते हैं, जिससे हमें कोई भी हमारे डिस्प्ले जो होते हैं वो दिखते हैं, हमारी इमेज दिखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट दिखता है। फिर अगला है व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट अ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। जी ये भी सही है, जब प्रिंटर से हम कोई चीज़ प्रिंट कर लेते हैं तो उसका हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, ये भी ट्रू है, बताया था मैंने प्रिंटर वाले टॉपिक में ही। अ प्लॉटर इज यूज्ड टू जनरेट मैप ऑफ बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल। मैंने ये 3-4 बार चिल्ला बोला है, अभी MCQ में भी बोला है कि प्लॉटर से हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के मैप, शॉपिंग मॉल के मैप, इन सबको बनाने में यूज़ करते हैं, ये भी ट्रू हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज टू एक्युलेट द मेमोरी ऑफ द डेटा। ना, गलत है, एंटीवायरस तो सिर्फ वायरस हटाने के लिए होता है, मेमोरी से कुछ नहीं करता है ये, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट बी अवेलेबल फ्री एट और एट लो कॉस्ट। मैंने ये चीज़ बताया था अभी पिछले लेक्चर नंबर 11 में, आप नहीं पढ़ो तो जाके पढ़ो, मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ, पढ़ो लेक्चर नंबर 11, आपको पढ़ा, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि बहुत कम दाम में अवेलेबल होता है या फिर फ्री होता है। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइसेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर वेरी चीप। गलत है, बिल्कुल चीप नहीं होता है, वो हमारे मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, इस वजह से। फिर अगला है स्मार्ट बैंड हैव पेडोमीटर एंड समटाइम्स ऑल्सो ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर। जी हाँ सही है एकदम, हमारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ इसमें होते हैं, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। गूगल ग्लासेस इज पावर्ड बाय एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है, मैंने बताया था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉइड से वो कनेक्ट होता है, उसी से पावर्ड है, उसमें भी वही सिस्टम यूज होता है जो हमारे एंड्रॉइड में है। फिर ड्रोन कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऐप। गलत है, ड्रोन तो यार हमारा एक हार्डवेयर टाइप का सीन हो गया, कोई एप्लीकेशन थोड़ी ना है, IT गैजेट में आ गया ये, इसलिए ऐप नहीं है। फिर अगला हमारा द एम टू लॉन्च मोबाइल भीम ऐप। मोबाइल भीम ऐप कर लो यार, या तो आपको मर्जी, मैं बोल ही रही है मोबाइल में चलता है। ऐप टू मेक कैशलेस पेमेंट। जी बिल्कुल सही, इंडिया गवर्नमेंट इसलिए बनाई थी कि इंडिया भी डिजिटल हो जाए, कैशलेस हो सके। फिर माई गवर्नमेंट ऐप इज यूज टू स्टोर ऑल इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जी ये भी गलत है, क्योंकि हमारे डिजी लॉकर यूज होता है, ये नहीं यूज होता है। फिर है हेल्पलाइन ऐप प्रोवाइड सिंगल
पॉइंट ऑफ सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन डिलीवरी टू वोटर्स अक्रॉस द कंट्री। ये भी सही है क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन इस ऐप पे हमें मिल जाते हैं वोटिंग से रिलेटेड। फिर हमारे पूरे आज के टॉपिक हो गए कवर। हमने पूरे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर मतलब MCQ और ट्रू फॉल्स कवर कर लिए और ये उसके आंसर सीट है, ये आपको मैं मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको यहाँ थोड़े आंसर क्लियर नहीं हुए हैं तो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी इसमें से टॉपिक नहीं समझ में आया, मतलब कोई भी लेक्चर ऐसा था जिसको आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है, तो आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में बोलें, मैं जानबूझ के इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ। ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा, जो शॉर्टकट्स मैं अभी यूज़ करके कर रहा हूँ, ये सब मज़ा आता है। तो आप लोग हमारे अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लें। और जो आपके और भी फ्रेंड्स ट्रिपल-सी का कोर्स कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो जरूर पहुंचाएं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप अगर किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी दुआएं मिलेगी, आप सबसे अच्छे नंबर से ट्रिपल-सी पार करोगे, मेरी गारंटी है। बस लगे रहें हमारे साथ देते रहें। धन्यवाद।